ये है ग्रीनलैंड और ये है आइसलैंड। इसको तो ग्रीन होना चाहिए था और इसको तो आइस होना चाहिए था, लेकिन इनके नाम उल्टे क्यों हैं? पूरा ग्रीनलैंड तकरीबन आइस से ही कवर है और आइसलैंड ब्रेथ टेकिंग आइसलैंड और बेहतरीन पहाड़ियों से भरा हुआ है। तो इन दोनों के नाम किसने गलत रखे थे और हम इसको सही क्यों नहीं कर देते? इसका जवाब है नॉर्थ अटलांटिक का लेजेंडरी सफर, जिसको हम आज भी याद करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 9th सेंचुरी में नॉर्वे के अंदर, जिधर एक लेजेंडरी फ्लोकी रहता था। अगर आपने वाइकिंग सीजन देखा है तो उसमें जो फ्लोकी था तो वो असल वाले फ्लोकी से बहुत ही अलग है। सीजन में तो उसको रेगनार का दोस्त और बॉस बिल्डर बनाया हुआ देखा है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। टीवी सीरियल वाले हिस्ट्री को ही चेंज करते हैं शो के हिसाब से, ताकि देखने में इंटरेस्टिंग लगे। रियल वाला फ्लोकी नेविगेटर और एक्सप्लोरर था, जिसका हमें पता चलता है द बुक ऑफ सेटलमेंट से। फ्लोकी उस टाइम नॉर्वे में रहता था। इधर कई नॉर्थ सेंट्रल्स नए नए लैंड्स ढूंढ रहे थे। ऊपर से सर्दी बर्दाश्त से बाहर थी और साथ ही वाइकिंग का तो आपको ही पता है, जो कि हर वक्त लड़ते ही रहते थे, खून खराबा वगैरह। फ्लोकी ने एक दूर जमीन के बारे में सुना था, जिसके बारे में कहा जाता कि वो जमीन बहुत हरी भरी है और उनके लिए खुशियां लागी जो वहां तक जाने में हिम्मत रखते हैं। और फ्लोकी कहता है कि मैं उस जमीन को ढूंढूंगा और फिर सफर की तैयारियां शुरू कर देता है। वो बड़े एक्सपीरियंस सेलर ग्रुप को इकट्ठा करता है और फिर एक लॉन्ग शिप को पकड़ता है और फिर 868 एडी में लोकी अपने फैमिली के साथ इस नए सफर को शुरू करता है। साथ में वो अपने साथ 3 शिप लेके जाता है, जो कि बहुत ही मजबूत थी। ये सिर्फ रोगलैंड नॉर्वे से सफर शुरू करती है और इसका पहला स्टॉप था ये सेटलैंड आइलैंड, और ये बहुत बड़ा ये रेस्टिंग पॉइंट ऑफ वॉकिंग था एक्सप्लोरर का। लेकिन यहाँ पर उसके साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है। लोकी की बेटी यहाँ पर एक आइलैंड में पानी में गिर जाती है। इसका एग्जैक्ट एक्सीडेंट पता तो नहीं कि वो कैसे डूबी थी, लेकिन वो मरती डूबकर ही है। जब उसकी बेटी मर जाती है तो फ्लोकी पर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। कुछ अर्सा यहाँ पर रहने के बाद फ्लोकी हिम्मत पकड़ता है और यहाँ से वो अपना सफर फिर से स्टार्ट करता है। फिर ये पहुंचते हैं फेरो आइलैंड पर, जिधर से ये अपनी सप्लाईज को वापस से फुल करते हैं। जैसे हम सफर के दौरान गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं। यहाँ से फ्लोकी अपने साथ 3 रिवन को भी ले लेता है उस जमीन को ढूंढने के लिए, और इसकी वजह से इस फ्लोकी का नाम ही बदल जाता है। उसको रेवन फ्लोकी का निकनेम दे देते हैं। अब यहाँ से ये तैयार थे जर्नी के सबसे खतरनाक पॉइंट के लिए। इस खतरनाक अटलांटिक में एक ऐसी जमीन ढूंढना जिसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, ना ही उनको ये पता था कि उनको ये मिलेगी भी या नहीं। फेरो आइलैंड से थोड़ा ही आगे जाने के बाद फ्लोकी एक रेवन को रिलीज करता है। इसका मतलब ये था कि अगर जमीन करीब है तो रेवन वापस नहीं आएगा, और अगर आगे कोई जमीन नहीं है तो रेवन थक कर वापस आ जाएगा। पहला रेवन तो वापस उड़कर उसी आइलैंड पर चला जाता है जहाँ से ये आए थे। फिर आगे बढ़ते तो ये दूसरे रेवन को रिलीज करते हैं। वो भी कुछ देर उड़ता है और वापस बोर्ड पर आ जाता है। इसका मतलब आगे कोई जमीन नहीं है। थोड़ी देर बाद वो तीसरे रेवन को रिलीज करते हैं और वो थोड़ी देर उड़ता है और फिर वापस आता ही नहीं, पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है। इसका मतलब आगे कोई जमीन है, तो वो उसी डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ पर वो रेवन गया था। सडनली वो एक मिस्टीरियस जमीन पर पहुँचते हैं। ये लोग ईस्टर्न साइड पर उतरते हैं। फ्लोकी बहुत ही इम्प्रेस होता है इस जमीन को देखकर। जैसा इनको बताया गया था ये जमीन बिल्कुल वैसी ही थी। खूबसूरत पहाड़ियाँ, हरी भरी वादियाँ और खाने के लिए बहुत सारी मछलियाँ थी इस साइल पर। इसलिए टीवी शो में दिखाया गया कि फ्लोकी को लगता था कि वो एसगार्ड आ गया है, यानी लैंड ऑफ गॉड्स। फिर ये यहाँ पर कैंप्स लगाते हैं और यहाँ पर इनको एक मीठे पानी की लेक्स मिलती है और ये लोग अपना परमानेंट यहाँ पर सेटलमेंट बना देते हैं। समर में तो ये अपना टाइम बहुत मज़े से गुजारते हैं, लेकिन जब विंटर आता है तो इनका जीना हराम हो जाता है। यहाँ पर इतनी ठंड होती थी कि ठंड की वजह से इनके सारे जानवर मर जाते हैं। ना इनके पास फूड सप्लाईज बची होती हैं फूड स्टोर करने के लिए। इनको तो पता भी नहीं था कि यहाँ इतने सख्त विंटर होते हैं। फिर जैसे तैसे ये विंटर गुजार तो लेते हैं, लेकिन जब स्प्रिंग का मौसम आता है तो पहाड़ियों से बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। फ्लोकी सर्वाइव करने के लिए एक पहाड़ी पर हाइक करके चढ़ता है। वहाँ पर उसको हर तरफ से जमीन आइस से कवर हुई नजर आती है। लोकी इसके विंटर से फ्रस्ट्रेटेड था, तो फ्लोकी इस पूरी जमीन का नाम ही आइसलैंड रख देता है। उसके बाद फ्लोकी वापस नॉर्वे चला जाता है। जब लोग इस नई जमीन के बारे में पूछते हैं तो फ्लोकी कहता है कि वो बहुत ही बेकार जमीन है। बेशक फ्लोकी ने ये बोला था, लेकिन वो वापस वहाँ पर गया था और वहाँ पर परमानेंट रहने लगा और फ्लोकी मौत तक अपनी जिंदगी वहीं गुजारता है। अब चलते हैं स्टोरी के ग्रीन साइड पर। एक वाइकिंग था एरिक द रेड, जो कि ये भी नॉर्वे में रहता था।
इसका बाप बहुत ही असूल पसंद और गुस्से वाला बंदा था। इसका बाप नॉर्वे में एक बंदे को मार देता है। इसके बाद पूरी फैमिली को ही नॉर्वे से निकाल देते हैं। ये लोग वेस्ट की तरफ सेल करते हैं और 960 एडी में आइसलैंड पर पहुंच जाते हैं। इस वक्त 80 साल गुजर चुके थे जब फिलोकी इस जमीन पर पहली बार आया था। इस वक्त तो आइसलैंड पर अच्छी अच्छी जमीनों पर लोगों ने कब्जा किया होता है, तो इनकी फैमिली को एक नॉर्मल सी जगह मिलती है यहाँ पर रहने के लिए। एरिक इसी आइलैंड पर ही बड़ा होता है और इसकी शादी होती है ट्रूचाइल्ड से और फिर ये मिलकर अपना फार्म शेड बनाते हैं। नई जिंदगी तो शुरू कर दी थी एरिक ने, लेकिन इसके अंदर गुस्सा इसके बाप के जैसा था। ये बंदा जिधर भी जाता था फट्टे शुरू कर देता था। इसके अपने नेबर के साथ ही मसले चल रहे थे प्रॉपर्टी और गैजिंग राइट को लेकर। एक बार होता क्या है कि एरिक के सर्वेंट से एक गलती से लैंडस्लाइड हो जाती है, जिसकी वजह से उसके नेबर का घर ही तबाह हो जाता है। अब थे तो ये लोग भी वाइकिंग्स ही, तो नेबर पकड़ इसके सर्वेंट को ही मार देता है। जब इस बात का एरिक को पता चलता है तो उस नेबर को ही मार देता है। वहाँ पर लोग फैसला करते हैं कि एरिक को यहाँ से भी निकाल देते हैं और फिर एरिक और इसकी फैमिली को यहाँ से भी जाना पड़ता है। फिर वो आइसलैंड के इस एरिया में रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर होता ये है कि एरिक अपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। तो एक दिन वो एक बड़ी लकड़ियों की बीम को एक बंदे के पास अमानत रखता है। उसको कहता है मेरा जब घर कंप्लीट हो जाएगा मैं तुमसे ले लूंगा। इस वुडन बीम पर सैंपल्स बने हुए थे जो इसके फादर नॉर्वे से लाए थे, जो कि एरिक को गिफ्ट देते हैं। जब एरिक अपना घर कंप्लीट करने के बाद उस वुडन बीम को उस बंदे के पास मांगता है तो वो बंदा कहता है कौन सी बीम्स, वो तो मेरी हैं। वाकिंग के कल्चर में वादे को तोड़ना तौहीन और लड़ाई को दावत देनी होती है। एरिक इस धोखे के गुस्से में बंदूक को इकट्ठा करता है और चुपके से अटैक कर देता है उन पर। वो उस वुडन बीम को उस बंदे के पास वापस तो ले लेता है, लेकिन इस लड़ाई में उस बंदे के 2 बेटे मर जाते हैं। इस केस का फैसला सारे लोग मिलकर करते हैं और फैसला एरिक के खिलाफ आता है कि उसने गुस्से में 2 बंदों को मारा है और उसको 3 साल के लिए इस आइसलैंड पर निकाल दिया जाता है। ये चीज कंफर्म करने के लिए कि एरिक इस आइसलैंड पर ना रहे, और साथ में एरिक को वार्निंग दी जाती है कि अगर इन 3 सालों में वो कहीं भी दिखा तो उसे मार दिया जाएगा। लेकिन एरिक की फैमिली को अलाउ था कि वो इस जमीन पर रह सके। यहाँ पर रहते हुए एरिक ने सुना था कि इसके वेस्ट में एक जमीन है जहाँ पर किसी ने आज तक कदम नहीं रखा। अब आइसलैंड से तो इसको निकाल दिया गया था। अब इसके पास 3 साल का मौका था कि वो इस जमीन को ढूंढ सके, तो बजाय इसके कि वो नॉर्वे या किसी और आइलैंड पर जाए, 982 एडी में एरिक अपने 7 बंदूकों को पकड़ता है और आइलैंड के वेस्ट साइड पर अपना सफर शुरू कर देता है। ये लोग कई हफ्तों तक इस खतरनाक अटलांटिक में सफर करते हैं और फाइनली एरिक द रेड को कहीं दूर एक जमीन का टुकड़ा दिखाई देता है। जब ये करीब होते हैं तो हर तरफ ग्लेशियर और बर्फ की बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी। इस दुनिया की अंटार्कटिका के बाद ये दूसरी जगह है जहाँ पर बहुत ही बर्फ है। इसको यहाँ पर एक जगह मिलती है, यहाँ पर हरा भरा एरिया था और इस एरिया का टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल था। यहाँ वाइल्ड लाइफ भी थी जैसे सील्स, परिंदे, मछलियाँ वगैरह। ये जगह हाइकिंग स्टाइल और हंटिंग के लिए परफेक्ट थी। जब 3 साल पूरे होते हैं तो एरिक उसी आइलैंड पर वापस जाता है और लोगों को अपनी इस डिस्कवरी के बारे में बताता है कि उसको एक बहुत ही ज़बरदस्त लैंड मिला है, लोग उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए वो उस जगह को गलत नाम देता है, ग्रीनलैंड। उसकी सोच बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, लोग उसी ज़मीन पर जाना पसंद करेंगे जिसका नाम उनको पसंद आए। इसके अलावा हमारे प्लैनेट के नीचे देखो, पूरा अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ है। इसके साहिल से 500 किलोमीटर दूर एक बंदा अकेला बिना खाने के इसके साहिल पर पहुंचता है, तो सामने का सीन देखने के बाद उसके पैरों से ज़मीन ही निकल जाती है। इस बर्फीले बहरीम कॉन्टिनेंट पर जिस शिप में वो आया था वो शिप इसे छोड़कर जा चुकी है। आगे इसके साथ क्या हुआ ये जानने के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे YouTube चैनल से देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसी हिस्टोरिकल वीडियो पसंद है तो हमें फॉलो ज़रूर करें।